सेंट्रिपिटल फोर्स। अभी का जो हमारा टारगेट है, हम लोगों ने सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है और इसके रिलेशन को ड्राइव करना है। तो चलें जी, चलते हैं अपने टॉपिक पर। सेंट्रिपिटल फोर्स। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स होती क्या है। सो द फोर्स दैट बेंड द स्ट्रेट पाथ मोशन इनटू सर्कुलर पाथ मोशन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी एक स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड कर दे, उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन भी इसकी है जी, द फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से कोई भी जो बॉडी है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती रहती है, उस फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। मैथमेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, where m indicating the mass of the object, v indicating the speed, and r indicating the radius of the circle. There are number of examples of centripetal force. Two of them are all the satellites revolve around the planet by centripetal force. जितने भी सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होती हैं, वो सब के सब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही रिवॉल्व कर रही होती हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं, तो वो भी जो मूव करते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही मूव कर रहे होते हैं जी। चलते हैं इसकी डेरिवेशन के लिए की तरफ जी। तो लेट्स सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कुलर पाथ। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंट्रल पॉइंट O है, और हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। वो लेट्स सपोज दैट इस पॉइंट A से मूव कर रहा है, और इससे मूव करके लेट्स सपोज दैट पॉइंट B तक जा रहा है जी। पॉइंट ए से मूव करता है, पॉइंट बी तक वो मूव करके जा रहा होता है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। इसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती रहेगी, जो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। तो अगर आप वी ए पर देखते हैं पॉइंट ए पर, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी बनती है वो इस डायरेक्शन में बन जाएगी, जिसको हम लोग वी वन के साथ इंडिकेट करेंगे। सिमिलरली जब आप पॉइंट बी पे पहुंचेंगे तो वहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो इस तरफ बन जाएगी, जिसको हम लोग वी टू के साथ इंडिकेट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर फॉर्म है, जो मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल बन जाता है। इसे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन। तो हम सपोज करते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो जब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मूव करके जाता है, तो जो ये लीनियर डिस्टेंस कवर करता है जो कि इस फॉर्म में हमारे पास बनता है, वो एस के इक्वल बन जाता है। तो हमें अच्छे तरीके से पता है जी कि एस इज इक्वल होता है वी टाइम डेल्टा टी के इक्वल बन जाता है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लीनियरली जाने के लिए ऑब्जेक्ट को जो टाइम रिक्वायर्ड है वो डेल्टा टी के इक्वल बन जाता है। आप यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लें तो एस ओवर वी बन जाती है। आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट करवा दें इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो यू विल गेट ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एस ओवर वी। अब ये v नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगा a इज इक्वल टू डेल्टा वी v अपॉन एस हमारे पास बन जाता है, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर टू को ही बेसिकली ड्राइव करना है या सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास दोबारा फिर उसी टाइप की ही एक ज्योमेट्री बनी हुई है, और इस ज्योमेट्री के अंदर अब हम लोग सेपरेटली एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। वो ट्रायंगल इस तरीके से ड्रा करते हैं कि उस ट्रायंगल की जो पी क्यू साइड हमारे पास है वो एग्जैक्टली पैरेलल और इक्वल है वी वन के। लेट्स सपोज दैट दिस वन इज इक्वल टू वी वन, और एक दूसरी साइड है इस ट्रायंगल की पी आर। हम सपोज करते हैं ये जो पी आर है ये इक्वल टू और पैरेलल टू किसके है जी, वी टू के इक्वल बन जाती है। और इनके दरमियान में जो हमारे पास रिजल्टेंट एंगल बनता है उसको हम लोग लेट्स सपोज कह देते हैं डेल्टा वी, जो कि स्टार्ट होता है पॉइंट क्यू से और एंड होता है पॉइंट आर के एक पॉइंट आर पे चला जाता है। सॉरी, डेल्टा वी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ये नहीं बनता, बल्कि ये हेड टू टेल रूल की मदद से हमारे पास ये वेक्टर जो है बन रहा होता है जी। अब हमें ये अच्छी तरीके से पता है, हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं जी, जो किसी भी सर्कल का टेंजेंट होता है वो अपने रिस्पेक्टिव रेडियस के परपेंडिकुलर होता है।
सो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो इस बिहाफ पे हम कह देते हैं कि जो ओ टू ए रेडियस है सर्कल का, ये परपेंडिकुलर होगा वी वन के, क्योंकि वी वन जो है वो इसके टेंजेंट पे है। सिमिलरली ओ बी जो है ये परपेंडिकुलर टू होगा वी टू के इक्वल बन जाता है। तो इस बात का ये मतलब है कि जितना एंगल ए ओ बी में बन रहा होगा, जिसको हम थीटा के नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, उतना ही एंगल पॉइंट पी के ऊपर बन रहा होगा, जिसे हम लोग थीटा के नाम से ही इंडिकेट करेंगे। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास जी। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्म ट्रायंगल ओ बी ए, वी हैज नो दैट डेल्टा ओ या ओ टू ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा ओ टू बी मैग्नीट्यूड, बिकॉज बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर। ये दोनों के दोनों देखा जाए तो हमारे पास सेंटर से लेकर बाउंड तक जो डिस्टेंस होता है हम क्या कहते हैं, रेडियस का नाम देते हैं, जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। सो ओ टू ए देखा जाए या ओ टू बी देखा जाए तो ये दोनों सर्कल के रेडियस है जिसको हम लोग आर के साथ इंडिकेट कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर ओ टू ए और ओ टू बी आपस में इक्वल हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर पी टू क्यू और पी टू आर भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं हमारे पास, क्योंकि इधर वेलोसिटीज जो है वो हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं जी। अब जितना v1 का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही v2 का भी मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम लोग सिंपल v के साथ इंडिकेट कर रहे होते हैं इस केस में। सो बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम है याद रखिएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। सो ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका ये मतलब है कि देखा जाए तो ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल पी क्यू आर बोथ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, बिकॉज इनकी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी। तो अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह देंगे कि फिर जितना Q टू R होगा उतना ही हमारे पास A टू B भी चेंज होगा। सो चेंज इन या मैग्नीट्यूड ऑफ Q टू R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A टू B। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास Q टू R डिस्टेंस है उसे हम डेल्टा V के साथ इंडिकेट कर रहे हैं, A टू B जो डिस्टेंस है उसे हम लोग S के साथ इंडिकेट कर रहे हैं। सो डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S बन जाता है, या फिर डेल्टा V इज इक्वल टू K इंटू S बन जाता है, वेयर K इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। सिमिलरली आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारे पास दूसरी साइड है पी क्यू, वो ओ ए के क्या हो जाएगी जी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, या फिर इसके क्या हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं जी कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है जी। आप यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू देखें तो वो इक्वल टू वी की है जी, क्योंकि वी वन वी टू सारा मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू के इंटू आर बन जाता है, बिकॉज ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी अपने रिस्पेक्टिव आर के जी। सो v इज इक्वल टू के आर, इसे आप लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दें, डेल्टा v ओवर s, यू विल गेट के एस ओवर आर या s ओवर r बन जाता है। आप डेल्टा ओवर v की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज़ करेंगे, जहाँ पर एस वी ओवर आर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। अब इन द वैल्यू को यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डेल्टा v की वैल्यू को। आप यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू को देख सकते हैं जो आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड सॉल्व की हुई है। डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू एस ओवर आर, ये बेसिकली यहाँ से हमारे पास सॉल्व हो रहा होता है जी। सो डेल्टा v इज इक्वल टू एस ओवर आर इंटू वी बन जाता है जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपने डेल्टा v की इस इक्वेशन को पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आपके पास a इज इक्वल टू आ जाएगा एस ओवर आर इंटू वी, विच इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर एस। अब यहाँ पर देखें तो एस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो s है ये एस के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये v आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल आ जाता है। इक्वेशन नंबर 6 हम लोग इसको नाम दे देंगे। याद रखिएगा बेटा जी, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है ये आता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसी वजह से हम लोग इसको नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और याद रखिएगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ऑफ द सर्कल। सो ए सी इंडिकेटिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। आप लोग यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दें, यू विल गेट एफ सी इज इक्वल टू mv square over r. So this is the required formula of centripetal force. In terms of angular velocity अगर आप लोग डिस्कस करना चाहें तो v की जगह पर r ओमेगा पुट कर देंगे आप लोग, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखा जाए तो नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आप लोगों के पास जो फाइनल रिलेशन बचेगा वो बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बन जाता है जी।